हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए किरण की बुक से प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। उसका टेस्ट नंबर 8 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, 70 नंबर क्वेश्चन तक। अभी 71 से शुरू करेंगे और पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसकी PDF डालता हूँ लगातार। RDXGS गुरु टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं PDF डाल रहा हूँ, उसका आंसर भी डाल रहा हूँ। वो ज्वाइन कर लीजिए, उससे PDF डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद समझा रहा हूँ उसको देखो, दोनों से तब फ़ायदा होगा, ठीक है। आप देखना लास्ट में जाके आपको 4-5 क्वेश्चन का फ़ायदा इसी से हो जाएगा, है ना। बाकी आपने जो पढ़ा है वो पढ़ाई है, और बाकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। चलो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होना, आप देख कर बैठ जाएँ उससे कुछ नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो 71 से 75 तक क्या है, अपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है। चलो, भारत देश नदियों का, जल संपदा का सम्मान करने वाला देश रहा है। यहाँ जल की पूजा होती है। यहाँ जल से पूजा का भी विधान रहा है। नदियों को माँ कहा जाता है, किंतु विज्ञान आधुनिकता और उद्योगों के कारण नदियाँ अपना महत्व खो रही हैं। नदियों से ही वन बचते हैं। नदी सूखी दूषित हुई तो पूरी वन संपदा संकट में उग जाती है। नदियों के तट पर देश के अनेक तीर्थ स्थल, पूजा स्थल, अंतिम संस्कार स्थल आदि बने हुए हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से विश्व में भारत की पहचान बनी हुई है। नदियों को भारत में देवियों की तरह पूजा जाता है। देश भर के नागरिक नदियों की जिंदगी और मैल को, दूषण और कालुष्य को ये नदियों के ही धारण करती हैं और फिर उसे समुद्र में ले जाकर छोड़ती हैं। इनका उपकार अविस्मरणीय है, इनकी कृपा स्तुत्य है, पर हम इन नदियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें समृद्ध करती हैं, हमें जल देकर जीवन दान करती हैं, किंतु हम इन्हें दूषित कर रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं। औद्योगिक विकास नदियों के लिए खतरा बन गया है। आज आवश्यक है कि जल प्रदूषण को तत्काल रोका जाए। प्रदूषित जल ही हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोगों का कारण बनता जा रहा है। जल के जीव जंतु नष्ट होते जाते हैं। नदियाँ जल स्रोत हैं। कूड़े कचरे आदि का नदियों में जाना अभिशाप बनता जा रहा है। तो भारत में नदियाँ का सम्मान किस रूप में होता है, किसके रूप में होता है, पूज्य रही हैं माँ और देवी के रूप में देखा जाता है, यही है ना। 71 में हो गया, कौन सा, 3 हो गया। 71 में क्वेश्चन आंसर हो गया 3। चलिए अगला देखते हैं। 72, जल प्रदूषण के कारण क्या संकट खड़े हो गए हैं। हैजा, पीलिया, टाइफाइड, यही है ना, है, यही सब रोग हमारे जो है होते जा रहे हैं। 72, 73 में आ जाओ। नदियाँ अपना महत्व क्यों खोती जा रही हैं। पूजा पाठ आदि गतिविधियों का, तीर्थ स्थलों पर जाने आने वाली कमी के कारण, बढ़ते अविश्वास, विज्ञान की आधुनिकता और उद्योग के कारण, है, विज्ञान की आधुनिकता और उद्योग के कारण ये अपना महत्व खोते जा रही हैं। 4, विश्व में भारत की पहचान बनने वाली नदियाँ दूषित कैसे हो गई हैं। नदियों में रहने वाले जीव जंतु से, नदियों की पूजा कम, देश की गंदगी, मैल और दूषण नदियों में जाने से ये प्रदूषित हो गई। 3, नदियाँ सूखने से क्या नुकसान हो रहा है। पूरा वन संपदा नष्ट हो गया है। बताओ आप क्या है, बिल्कुल राइट है, वन संपदा नष्ट होती जा रही है, ठीक है। अगला देखो, 76 से 80 वही है। वर्तमान युग में पत्रकारिता के प्रति इतनी रुचि पैदा हो गई है कि सुबह पत्रों से ही दिनचर्या आरंभ होती है। समाचार पत्र तो जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है कि इसके बिना हम किसी भी दिन के शुभारंभ की कल्पना ही नहीं कर सकते। पत्रकारिता आज के जागरूक नागरिक का अभिन्न अंग हो गई है। पत्र आते ही शिक्षित नागरिक राजनीतिक, नौकरी, सिनेमा, खेलकूद, पुस्तक, समीक्षा, नए फैशन आदि पर नजर डालता है, और ये सूचनाएं समाज के प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य संसाधन बन गई हैं। पत्रकारिता में जीवन के यथार्थ को अधिकाधिक रूप से समाज को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, यदि उसमें पूर्ण सच्चाई हो तो क्षमता को और भी बल मिलता है, और अनिवार्यतः समाज उसे प्रभावित होता है। अगला देखो अब, आरंभ का अर्थ यह नहीं है। आरंभ का अर्थ क्या नहीं है, सूत्रपात, संपूरित, प्रारंभ, शुरुआत, संपूरित नहीं है, सूत्रपात है, यह है। 76 में कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलो, अनिवार्य का आशय क्या है, अनिवार्य का बिल्कुल आवश्यक है, अनिवार्य मतलब आवश्यक, 77 में भी 2 हो जाएगा। 78 पढ़ो। अभिन्न का अर्थ है, अभिन्न का अटूट होता है, अभिन्न मतलब अटूट एक। अगला देखो, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, पत्रकारिता, बिल्कुल राइट है, पत्रकारिता के बारे में तो बात ही हो रही, पत्रकारिता है। अगला देखो, यथार्थ का अर्थ है, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, और इसका वास्तविक होता है, और इसका विलोम होता है काल्पनिक।
ठीक है। अगला देखो, अब देखो हमारा ये ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। तो 81 से 85, ठीक है। दिए गए 6 वर्षों में 2 कंपनियां ए और बी। अब इसमें थोड़ा सा देखो करेक्शन है, ये ए है ऊपर वाला, ये ए कंपनी है ऊपर वाली, और नीचे वाली है बी कंपनी है, थोड़ा सा गलत लिख गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब सर इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। कंपनी बी का वर्ष 2009 एवं 10 में व्यय क्रम से 12 लाख और 14.5 लाख है। 2009 में 12 लाख हो गया, 10 में 14 लाख, 14.5 लाख हो गया। कंपनी बी की वर्ष 2009 एवं 10 में कुल आय कितनी, लाख रुपए में कितनी, ये बतानी है। तो बी का 2009 में देखो ये क्या है, इसमें प्रतिशत परसेंटेज दिया है, मतलब वो लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत। तो ए का लाभ प्रतिशत 2009 में 45 है, और 10 में कितना है ए का, 2010 में, नहीं बी का नहीं, बी का पूछा है ना, बी का। तो बी का 2009 में 35 है, और ये नीचे वाली बी है, और ये है 50% 2010। अब देखो, अब आपको लाभ कैसे निकालते हैं, आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100 बराबर होगा कितना, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत 35 है, 35 बराबर क्या होगा, आय कितनी है, आय हमको निकालनी है, मतलब एक ही 2009 में आय, तो उसको मान लो कुछ भी, हम मान लेते हैं एक्स, है ना। एक्स माइनस व्यय कितना है, व्यय 12 लाख, व्यय 12 लाख, एक्स माइनस 12 और बटे व्यय बटे 12 गुणा 100 बराबर 35 के। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, इसको निकाल लो। तो ये आएगा हमारा, इसको सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने से आता है हमारा कितना, तो ये हमारा आता है मतलब एक्स, मतलब आय माइनस 12 बराबर आ जाएगा कितना, 4.5, 4.2 आएगा, और आय बराबर आ जाएगी 16.2 लाख रुपए। ये सॉल्व कर लें जो बता रहा हूँ, 16.2 लाख आ जाएगी कब, 2009 के लिए। अब 10 के लिए निकालो, उसको मान लेते हैं वाई आय मान लेते हैं। तो वाई आय माइनस वही व्यय कितना है इसके लिए, 14.5 लाख है। तो वाई माइनस 14.5 लाख बटे 14.5 गुणा 100 बराबर कितने परसेंट है, 50% है। बी के लिए जरा 2010 में 50% है, तो 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2010 के लिए हमारी जो आय है वो आ जाएगी कितनी आएगी, 21.75%। अब क्या पूछा है, कुल आय पूछी है। तो पहली आय हमारी आई कितनी, 16.2 लाख रुपए, और दूसरी आय आई 21.75 लाख रुपए, दोनों को जोड़ दो, है तो कितना आ गया, तो ये आ गया 95 आएगी ना, 37.95 लाख रुपए ये आएगी, ठीक है। निकालना जैसे बताया हूँ, सॉल्व करना जैसे बताया हूँ उसी तरह से। कंपनी ए एवं कंपनी बी के वर्ष 2012 में व्यय का अनुपात क्रमशः 3:4 था। तो व्यय 3:4 था, तो व्यय क्या हो गया, तो देखो ए का व्यय हो गया 3x और बी का हो गया 4x, ठीक है, ये हो गया व्यय। अच्छा 2012 में उनकी आय का अनुपात पूछा है, तो आय फिर निकाल लो, आय निकाल लो, उससे अनुपात निकल जाएगा। तो देखो आय मान लो x, तो x वही बताओ, देखो आय माइनस व्यय है। अब ए के लिए हमें निकालनी है, पहले ए के लिए आय निकालनी है हमें। तो आय मान लो ए के लिए क्या, x, तो x मत मानो, इसमें x दे रखे, x मत मानो, इसमें मान लो आय, इनकम मान लो आई, मान लो आई। तो आई माइनस 3x बटे 3x, भाई व्यय होता है ना, आय माइनस व्यय बटे व्यय होता है ना, गुणा 100 बराबर होता है परसेंटेज। तो 2012 में परसेंटेज क्या, ए के लिए निकालो। 2012 में परसेंटेज ए के लिए 2012 में 30%, और 2012 में बी के लिए 40% है, 30 और 40, ठीक है। चलो निकालना है, तो देखो क्या हुआ, इसको निकालो, आई माइनस 3x बटे 3x गुणा 100 बराबर 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई कितना आ जाएगा, इसके लिए आई आ जाएगा हमारा 39x बटे 10, 39x बटे 10 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा निकालो, दूसरा आएगा I2, मान लो उसको, ये I1 हो गया, दूसरा मान लो I2 माइनस ये वाला 4x बटे 4x, वही 4x, आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100 बराबर 40%, क्योंकि बी के लिए 40% है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, I2 आ जाएगा 56x बटे 10। तो 39x बटे 10 था पहला I1, और दूसरा हो गया I2 56x बटे 10। तो यही तो I1 अनुपात I2 तो निकालना ही था। तो भाई 39x बटे 10 अनुपात 56x बटे 10, 10 से 10 कट गया, तो 39 अनुपात x कट गई, 39 अनुपात 56 आ गया। बस यही आंसर है, 39 अनुपात 56 बी, ये 4 नंबर, ऑप्शन 4 आंसर रहेगा, ठीक है। क्या है, ऑप्शन 4। जो बोल रहा हूँ जैसे बोला हूँ निकालना। अगला देखिए, कंपनी ए का सभी वर्षों को मिलाकर कुल व्यय 82.5 लाख रुपये है ना। इन सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए की कुल आय, भाई व्यय तो इतना हो गया, लाभ, अब देखो इसमें क्या है, कंपनी ए का सभी वर्षों को मिलाकर इतना था, सभी वर्षों को मिलाकर व्यय भाई। और अब पूछा है कंपनी ए की कुल आय, सभी आय पूछ लेता तो निकल जाता, देखो सभी का दिया है। अब हमें ये क्या पता ए का व्यय कितना था, बी का कितना था, सी का कितना, सभी का मिला के दे दिया है। तो इससे क्या है, ये क्लियर हो ही नहीं रहा है भाई। अलग अलग अगर हमको
अलग अलग व्यय देता ना, तब तो निकालने में आसानी, तब तो निकल जाता है ये ए का कुल व्यय, कुल आय ए की। तो इसलिए आंकड़े जो है ना इसके अपर्याप्त हैं। भाई टोटल दे दिया हमें कि 82 साढ़े 82 लाख उनका टोटल व्यय था, लेकिन ए का व्यय कितना था, बी का कितना था, सी का कितना था, ये तो बताया नहीं ना, तो ए की आय कैसे निकल जाएगी, है ना। इसलिए पर्याप्त आंकड़े नहीं है, आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। अच्छा, कंपनी ए एवं कंपनी बी के वर्ष 2013 में व्यय, कंपनी ए और कंपनी बी के वर्ष 2013 में व्यय समान थे, व्यय समान थे। तो वो देखो आय माइनस व्यय है, आय माइनस व्यय बटे व्यय है गुणा 100 बराबर परसेंट, वो निकलता है ना लाभ प्रतिशत। दोनों कंपनियों की कुल आय 57 लाख, मतलब दोनों को मिलाकर 57 लाख थी। वर्ष 2013 में दोनों कंपनियों का कुल व्यय कितना था, ये पूछा है 2013 में निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, कंपनी ए की, ए का व्यय, देखो दोनों ए और बी 2013 में व्यय समान थे ना, तो व्यय मान लो एक्स, ए का व्यय एक्स और बी का व्यय भी एक्स, हम एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखो दोनों कंपनियों की कुल आय थी कितनी, ये 5.7 लाख, इतनी लाख रुपए आय थी। अब देखो तो ए की आय मान लेते हैं हम वाई, ए की आय हो गई वाई, और तो बी की आय कितनी हो गई 57.5 माइनस वाई, ये बी की आय हो गई। तो अब कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला, आय माइनस व्यय, है ना, आय माइनस व्यय। तो पहली के लिए आय वाई, तो वाई माइनस व्यय एक्स है बटे एक्स इंटू 100 बराबर कितना, 2013 की बात है ना, कितना परसेंट आया, कंपनी ए है ना, कंपनी ए है, तो ए के लिए 2013 में परसेंटेज निकालो, ए के लिए 2013 में 40% है, 40%, और हाँ ये निकाल लो, 40% निकाल दो, ठीक है, इसी से निकल जाएगा। चलो तो देखो निकालो कितना आया ये, तो ये आया बराबर 40% में वाई माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 100 बराबर 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाई बराबर आ जाएगा 7x बटे 5, 7x बटे 5 ये निकल के आया। ये क्या निकली, ए का वो हमें निकली ए की आय निकली। अब कंपनी बी की आय निकालनी है, कंपनी बी की आय 2013 के लिए, बी का लाभ प्रतिशत क्या है, बी का लाभ प्रतिशत ये रहा 45% है। चलो निकालो, बी की आय निकालनी है। अब तो बी की आय कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, क्या है बी के लिए आय कितनी है, बी के लिए हाँ बी के लिए क्या है, वाई माइनस इसी है 5.7 लाख माइनस वाई था ना, तो भाई ये आय हो गई, बी की आय कितनी है, तो 5.7 लाख माइनस क्या एक्स है, ये हो गया, ये इतनी माइनस वाई, सॉरी 5.7 लाख माइनस वाई, ये हो गई थी किसकी आय, ये हो गई थी बी की आय। तो इतना माइनस एक्स दोनों की व्यय बस समान थे ना, व्यय बटे एक्स है ना, व्यय इंटू 100 बराबर 45%, ये निकलेगा। तो निकालो, करो क्या हो गया, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा भाई, हाँ तो 5.7 माइनस वाई बराबर आ जाएगा, ये आएगा, इसको निकालने से तो ये x प्लस ये 29, हाँ 20x हो जाएगा, 20x प्लस 9, 29x बटे 20 आ जाएगा ये, ठीक है, 29x बटे 20। अब देखो समीकरण एक और दो निकल आए, दोनों निकाल दिए हमने। अब दोनों को जोड़ दो, 7x बटे 5 आया था, एक 29x बटे 20 आया था, बराबर हमने दिखाया है कि भाई 5.7 के बराबर है। दोनों आय देख ली ना, दोनों आय को जोड़ के आ रहा है कितना, बता ही रहा है क्वेश्चन, बता रहा है दोनों आय को जोड़ के ये 7.5 लाख है, ये वाला ये आ रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे, जो हमारा सॉल्व हो के आया है 7x बटे 5 प्लस 29x बटे 20 बराबर 7.5। तो इनको सॉल्व करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आएगा 2 लाख रुपये, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 लाख, क्योंकि दोनों की आय समान, क्या व्यय समान था, व्यय आ गया एक का 2 लाख रुपये, तो दोनों का व्यय कुल व्यय बोल रहा है ना, तो दो और 2 4 लाख आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आ जाएगा 4 लाख रुपये, ठीक है। बहुत हार्ड था, थोड़ा मामला घुमाया है इसमें। यदि कंपनी बी की वर्ष 2010 एवं 11 में आय का अनुपात 2:3, अब देखो कंपनी बी की 2010 में परसेंटेज निकालो, अच्छा कंपनी बी की 2010 और 11 में, 2010 में परसेंटेज क्या है और 11 में परसेंटेज क्या है, ये देख लो। कंपनी बी का 2010 में परसेंटेज, कंपनी बी है ये रही, और 10 में परसेंटेज क्या है 50, और 11 में क्या है 50-45% है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, यदि कंपनी बी की वर्ष 2010 एवं 11 में आय का अनुपात 2x 2:3 है, तो आय कितनी होगी, अब देखो आय हो गई कितनी 2x, और ये हो गई, हाँ इसकी 2010 में हो गई 2x, 11 में हो गई 3x, और व्यय मान लेते हैं हम, व्यय मान लेते हैं E1 एक्सपेंडिचर होता है ना, व्यय एक्सपेंडिचर, तो E1 मान लिया पहले का। तो क्या होता है फॉर्मूला वही रखो, आय माइनस व्यय बटे व्यय,
इंटू 100 बराबर परसेंटेज। तो पहली के लिए 2010 के लिए 50% और 11 के लिए 45% है। तो ठीक है, निकालो क्या है। तो निकालो आय कितनी है हमारी, पहले के लिए 2x है, 2x माइनस E1 बटे E1। E1 क्या है, आय है ना, पहले के लिए 2010 के लिए आय, आय मान लिया नहीं सॉरी व्यय, 2010 के लिए व्यय है हमारा E1। तो 2x माइनस E1 क्या व्यय, 2010 के लिए व्यय बटे E1 इंटू 100 बराबर 50% है, 50। तो निकालो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करो भैया। ये 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 E1 आ जाएगा, E1 है। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, E1 बराबर निकालने से आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, 4x/3, 4x/3 यानी E1 आ गया, E1 हमारा आ गया 4x/3। अच्छा अब देखो दूसरा निकालो। तो ये दूसरे के लिए 3x है, 3x क्या है आय माइनस व्यय मान लो E2। तो 3x माइनस E2 अपॉन E2 बटे E2 आ जाएगा क्योंकि व्यय है, इंटू 100 बराबर 45। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो E2 बराबर आ जाएगा 60x/29। कर लेना सॉल्व, गुणा भाग करना है बस, कुछ नहीं है। तो E2 बराबर आ जाएगा 60x/29। अब इनका अनुपात E1 और E2 का अनुपात निकलवाना है। तो E1 अनुपात वही लगा, तो 4x/3 अनुपात 60x/29। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे भैया, तो इसमें 4 से वैसे 60 भी कट जाएगा 15 बार, तो x कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 29:45 है कहीं, ये 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा घुमाया है भाई, थोड़ा घुमाया। चलो अगला देखते हैं, 86 से 90। ये संबंध आंकड़े दिए हैं, अब बताना है आपको। शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं ये 3600 हैं, और सफल होने वाले अभ्यर्थी 2400 हैं। किस शहर के लिए, अब देखो बताना है आपको। हाँ, किस शहर के लिए सफल हुए अभ्यर्थी, किस शहर के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों का शामिल हुए अभ्यर्थियों से सर्वाधिक अनुपात है। तो अब इनको कैसे निकलेगा, देखो सफल हुए अभ्यर्थी ये, तो ए के लिए एक बार तुम्हें निकाल के बता रहा हूँ, सबके लिए निकाल लेना। ए के लिए निकालता हूँ 25% इसमें सफल हुए हैं, तो 25% 24 का निकालें, कितना आएगा, ये आएगा 600 है ना। और ए में 20% है, कितना 3600 का, तो ये आएगा 720। अब सफल हुए अभ्यर्थी अनुपात निकालना है शामिल हुए अभ्यर्थी, तो 600 अनुपात क्या, 600 अनुपात 720, तो क्या आएगा, ये ऐसे करके अनुपात निकलेगा, 0.8 के करीब आएगा। तो ऐसे करके सबका निकलना, ए का, बी का, सी का निकालना है। तो इस तरह से ई का देखेंगे हम, सबको निकाल लेना, ई का सबसे ज़्यादा पाएगा। ठीक है, इसमें कितने शहरों का सफलता प्रतिशत कुल औसत सफलता प्रतिशत से अधिक है। अब देखो, कुल औसत सफलता प्रतिशत मतलब क्या होता है, सफल हुए अभ्यर्थी कितने टोटल 2400 बटे शामिल हुए अभ्यर्थी 3600, तो 2400 बटे 3600 गुणा 100 कितना आ जाएगा, ये 66.67% आता है, निकाल के देख लेना। तो कितने शहरों में, इसमें कितने शहरों में बोल रहा है, ये 66.67% से अधिक है। अब आपको निकाल के देखना है ये ए के बटे में ए यानी 25/20, तो ये भी ज़्यादा निकलेगा, एक तो ये है। बी में देखना 20/15, ये भी ज़्यादा निकलेगा, 2 हो गया। और सी बटे सी, तो 16/25, ये उल्टा हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा, ये सी नहीं है। फिर डी में देखो 25/30, ये भी नहीं निकलेगा, ये उल्टा हो गया, कम हो गया। और ई में देखो 14/10, ये भी निकलेगा। तो 3 शहर हैं, ए बी और ई, निकाल के देख लेना है। ये 3 शहर, ऑप्शन 3 शहर। मतलब देखो, शहरों सी एवं डी के असफल विद्यार्थियों के क्या अनुपात है, सी और डी में असफल, सी में सफल निकालने हैं। सी में सफल निकालेंगे आप, तो देखो थोड़ा सा क्रिटिकल है, सी में सफल, सी में सफल मतलब निकालना, देखो सी में सफल हुए कितने, सी में 16%, तो 2400 का 16% 384 है ना। और सी में शामिल हुए कितने, शामिल तो 3600 का 25% निकालो, 900, तो 384 अनुपात कैसे निकलेगा। अच्छा, 900 में से 384 कितने हुए, सफल हुए, असफल कितने हुए, 516, 516। अच्छा, इस तरह से क्या बोल रहा है, 516 हो गए ना, 516। और डी के सफल विद्यार्थी 516 हो गए। उसके बाद डी के निकालो, ऐसे ही डी के निकालो। डी में सफल कितने हुए, डी में देखो 25% निकालो इसका, 2400 का 600 आया। उसके बाद में डी में 30% निकालो 3600 का, तो ये आया 1080। तो असफल कितने हुए इसमें भाई, 1080 शामिल हुए थे और 600 सफल हुए, तो 480 असफल हुए। 516 उसमें हुए थे सी में असफल, और 480 इसमें हुए। तो अब इनका अनुपात निकालना है, तो 516 अनुपात 480, यही तो सी और डी का अनुपात। तो क्या आएगा, इसको काट लेना, ये आएगा 88 में 516 अनुपात 480 में 43:40 आएगा, 43:40, ये आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखो, शहर बी के असफल विद्यार्थियों की संख्या शहर ई की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। शहर बी के असफल अभी निकाले थे, बी के सफल कितने निकाले, तो वही बी में कितने सफल हुए, कितने शामिल हुए, शामिल में से असफल निकाल दो, सफल निकाल दो, असफल आ जाएंगे। तो असफल बी में होते हैं 60, ठीक है 60 हुए, बी में हुए असफल 60। अच्छा, फिर
क्या पूछा है? शहर बी के असफल विद्यार्थियों की संख्या 60 है और शहर ई की तुलना में कितने परसेंट है? सी शहर ई में निकालो असफल। तो शहर ई में असफल कितने हैं? सफल हुए 336, टोटल शामिल हुए थे 360, तो 24 असफल हैं। तो मतलब 24 से 60 कितना अधिक है, ये तो पूछा है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो 24 तो हैं ई में असफल, 60 हैं बी में असफल। तो जो 60 है 24 से कितना अधिक है परसेंटेज में? तो भाई 60 में 24 घटाओ, 36 आया। 36/24 गुणा 100 करोगे तो 150% आ जाएगा। ठीक है, 150%। तो अगर देखो, शहर बी की तुलना में शहर ए में सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? शहर बी की तुलना में शहर ए में सफल, तो शहर ए में सफल हमने निकाल लिए थे, कितने थे? 600। शहर ए में सफल 600 थे। और शहर शहर बी की तुलना में शहर ए में 600 थे, ए के अभ्यर्थी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ, तो बी में सफल कितने थे? बी में सफल थे 480। तो 680 जो 600 जो है 480 से कितना अधिक है? तो 600 माइनस 480 वही निकलेगा। 600 माइनस 480/480 करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा भाई 120/480। तो 100 12 चौक 48, 25% अधिक है, 25% निकल जाएगा। ठीक है, लिख लेना ऐसे। अब देखो, तालिका का व्याख्या करना। तालिका, एक टूर्नामेंट में 5 मैचों में 5 बल्लेबाजों का औसत है। तो ये बल्लेबाजों का ABCDE और मैच है 1 2 3 4 5। तो देखो, दूसरे मैच में बल्लेबाज सी और डी दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। दूसरे मैच में ये रहा दूसरा मैच, बल्लेबाज सी ने कितने बनाए हैं? ये 81 और डी द्वारा 96। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 170। अच्छा, चौथे मैच में बल्लेबाज ई और ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के मध्य अंतर। चौथे मैच में बल्लेबाज ए 39 है ना, और डी, और कौन सा है? डी, ई द्वारा, ए और ई द्वारा कितने बनाए गए हैं चौथे मैच में? तो 65 65 65 और 39 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 104। इनके बीच अंतर पूछा है, तो 177 माइनस 104 कितना है? 73 का अंतर है, 73 ए। ठीक है जी, कितना? 73। अगला देखो, दूसरे मैच में बल्लेबाज सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। दूसरे मैच में बल्लेबाज सी द्वारा, तो दूसरा मैच कहाँ है? ये रहा दूसरा मैच, और बल्लेबाज सी द्वारा 81 रन बनाए गए, 81। ठीक है, 81। अच्छा, और पांचवें मैच में बल्लेबाज ई द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना है? का कितना प्रतिशत है? तो पांचवें मैच में बल्लेबाज ई द्वारा, पांचवें मैच में बल्लेबाज ई द्वारा, पांचवा मैच लास्ट हो गया, ई द्वारा 108, तो यानी 81 है। 81 108 का कितना परसेंट है, ये पूछा है। तो 81/108, तो कितना आया? 81, 27 या 81, और ये काट दो, 81/108 गुणा 100 आ जाएगा है। तो ये इसको निकाल लेना, 75% आता है। कितना? 75%, ऑप्शन 4, 75% आएगा। तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तीसरे मैच में, तीसरा मैच कहाँ? ये रहा। तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा 96 रन बनाए गए, 96 है, 96। अच्छा, बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दूसरे मैच में बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दूसरे मैच में बल्लेबाज बी द्वारा, दूसरे मैच में बल्लेबाज बी द्वारा 75 है। तो भाई 96 75 से कितना अधिक है? तो 96 माइनस 75 परसेंटेज में निकालना। 96 माइनस 75/75 गुणा 100, तो करो कितना आएगा? ये आ गया भाई 75 में से घटाओगे तो 21 आया ना, 21/75। तो 25 थी 75, 25 चौका 100, और 3 से 7, 7 चौका 28, 28% आएगा। कितना? 28% है कहीं? ये बी। बल्लेबाज बी द्वारा पहले, तीसरे और पाँचवें मैच में बनाए गए रनों की संख्या। बल्लेबाज पहले, तीसरे और पाँचवें, बल्लेबाज बी द्वारा, देखो इसको मिटा लेते हैं एक बार। बल्लेबाज बी द्वारा पहले, तीसरे और पाँचवें में, तो 13 13 71 117, यही है ना, जोड़ो कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 201, 201 है। तो क्या पूछा है? 201 हो गया, 3 हो गया। कि बनाए गए रनों, पी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, औसत संख्या क्या है? तो 3 है ना, तो 201/3 कर दो तो कितना आएगा? 67 आ जाएगा, 67। ठीक है, 67 आ जाएगा। चलो अगला देखो, पहले एवं दूसरे मैच को मिलाकर बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या। पहले और दूसरे मैच को बल्लेबाज ए द्वारा, पहले और दूसरे मैच में बल्लेबाज ए, पहले और दूसरे में 154 हो गए, 154 हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या एवं, हाँ, बल्लेबाज डी द्वारा तीसरे और चौथे मैच में बनाए गए रनों की कुल संख्या के मध्य अनुपात क्या है? डी द्वारा तीसरे और चौथे में, अब देखो डी द्वारा तीसरे और चौथे में, डी ये रहा तीसरे और चौथे में, तीसरा हो गया ये 88 और चौथे में क्या? 108। 88 और 108 को जोड़ दो, इनका अनुपात पूछा है। तो पहला भाई 154 अनुपात 88 और 108 कितने हो गए? ये हो गया 196। तो 154 अनुपात 196 कितना है? 11/14 है, काट लेना, 11/14 डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला देखो, 96 100 निकालना है। विगत वर्षों के दौरान 5 राज्यों की जनसंख्या
है ना। ये राज्य हैं ABCD और वर्ष हैं 2003, 4, 5, 6, 7। सभी वर्षों के लिए मिलकर राज्य बी की औसत जनसंख्या लाखों में कितनी है। राज्य बी की सभी वर्षों के लिए बी है, ये जोड़ दो सभी को, ये जोड़ दो कितना आएगा। तो इन सबको 22.6 प्लस 20.8 प्लस 24.2 प्लस 26.4 प्लस 28.2/5 कर देना इन सबको जोड़ के, तो ये आएगा 122.2/5। तो 24.44 आएगा। कौन सा? 24.44, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखो, 2003 में राज्य ए की जनसंख्या और 2007 में राज्य ई की जनसंख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या है। 2003 में ए की जनसंख्या, 2003 में ए की जनसंख्या कितनी? 15.6 है ना। और दूसरा क्या पूछा है? और 2007 में ई की जनसंख्या के भी अनुपात, 2007 में ई की जनसंख्या 28.2, तो 15.6 अनुपात 28.7 कितना आएगा? 26:47 आएगा। कितना? 26:47। ये भी 4 ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4। 98 में आ जाओ। अब देखो, 2004 में राज्य ई की जनसंख्या और 2006 में राज्य डी की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। 2004 में राज्य ई की, 2004 में राज्य ई की जनसंख्या 23.8, 23.8। ओके। और क्या पूछा है? 2006 में राज्य डी की जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत है। 2006 में डी की जनसंख्या, 2006 में डी की जनसंख्या कितनी है? 6 में डी की जनसंख्या ये रही 19.8, मतलब 23.8, 19.8 का कितना परसेंट है। तो देखो 23.8/19.8 गुणा 100 लगभग 120% आएगा। कितना आएगा? लगभग 120% आएगा। सॉल्व कर लेना। अभी आ जाओ 99 में ना। अब देखो, 2005 में सभी राज्यों की मिलकर कुल जनसंख्या लाखों में कितनी है। 2005 में सभी राज्यों की, देखो 2005 era सभी राज्यों की ये मिलानी है। ये तो 18.4 प्लस 24.2 प्लस 19.8 प्लस 17.8 प्लस 25.8 है। तो इनके जोड़ देना, कितना आएगा? 106.4 आ रहा है। कितना? 106.4, 106.4, ए ऑप्शन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, 2007 में राज्य ई की जनसंख्या, 2007 में राज्य ई की जनसंख्या देख लो। 2007 राज्य ई की जनसंख्या 28.2, 28.2 आ गई। ठीक है। उसके बाद उसी वर्ष सभी राज्यों को मिलकर जनसंख्या का कितना परसेंट है। और सभी राज्यों का मतलब 2007 में सभी राज्यों की जनसंख्या 2007 की ये पूरी जोड़ देना है। तो 22.2 प्लस 28.2 प्लस 22.6 प्लस 22.4 प्लस 28.2, इन सबको जोड़ दो तो 28.2 हो गया। और इन सबको जोड़ने पाएगा 121.6, तो यानी 28.2 121.6 का कितना परसेंट है। तो 28.2 यह है ना अपॉन 121.6 है इंटू 100, ये परसेंटेज निकालनी है। तो ये आएगा लगभग 23%। कितना आएगा? लगभग 23%। ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर रहा। आशा है आपको पसंद आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि समझाना ज़्यादा था इसमें। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, थोड़ा शेयर करिए, बढ़ाइए इसको चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।